अगर आप डिश वॉशर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कांच के बर्तन चमचमाते हुए निकलते हैं, जबकि प्लास्टिक की चीजों पर पानी की बूंदें रह जाती हैं। डिश वॉशर 68 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर पानी और डिटर्जेंट से जेट्स स्प्रे करता है। ये हाथ से बर्तन धोने से इस्तेमाल होने वाले पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्म होता है। एक वॉशिंग साइकिल खत्म होने के बाद पानी भाप बन जाता है। इस तरह गर्म साफ क्रॉकरी सूख जाती है। डिश वॉशर के अंदर सभी चीजें एक ही टेम्परेचर पर धुलनी शुरू होती हैं, लेकिन प्लास्टिक की चीजें ज्यादा तेजी से ठंडी होती हैं क्योंकि उनका थर्मल मास कम होता है। उदाहरण के लिए फूड स्टोरेज कंटेनर्स को लें। ये जिस प्लास्टिक से बनता है वो किसी प्लेट या कप से काफी पतला होता है, साथ ही ये कम डेंस भी होता है। तो ऐसे टेम्परेचर पर प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स कम हीट एनर्जी को होल्ड करते हैं। बाकी बर्तनों की तुलना में प्लास्टिक जल्दी ठंडा होगा, जिसका मतलब है कि पानी ज्यादा धीमी गति से भाप बनेगा। भारी पैन और प्लेट्स गर्मी को ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, इसीलिए पानी के भाप बन जाने के बाद भी वे गर्म रहते हैं। वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्लेट के रंग को लेकर अलग अलग देशों का अपना अलग सिस्टम होता है। नंबर प्लेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में असीमित रंगों की चॉइस है। उनमें कई सारे पैटर्न्स और डिजाइन भी शामिल हैं। यूके में कारों में 2 रंगों के नंबर प्लेट हो सकते हैं। वाहन के पीछे पीला और आगे की तरफ सफेद। दोनों पर काले अक्षर होंगे। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इस देश में नंबर प्लेट्स पर सफेद या सिल्वर रंग के अक्षर हुआ करते थे, लेकिन 1979 से एक खास वजह से सभी वाहनों के लिए अभी जैसी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। हर रजिस्ट्रेशन प्लेट रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनी होनी चाहिए। इसीलिए अगर आपकी कार में पीछे की नंबर प्लेट सफेद है तो ये सफेद रोशनी को रिफ्लेक्ट करेगी, जो कि गैर कानूनी है। कुछ लोगों का मानना है कि यूके ने इसे अपने पड़ोसी फ्रांस से विरासत में लिया है। वे यूके से काफी पहले से रजिस्ट्रेशन प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही पीछे की तरफ उनकी नंबर प्लेट पीली हुआ करती थी, कम से कम 2009 तक, जब उन्होंने वाहनों के दोनों तरफ सफेद प्लेट पर काले अक्षरों को अपनाया। इस रंग को चुनने की एक प्रैक्टिकल वजह भी है, क्योंकि पीला रंग पीछे है और सफेद रंग आगे की तरफ, तो सड़क पर मौजूद बाकी ड्राइवर ये जान सकते हैं कि वे आपके वाहन के किस हिस्से को देख रहे हैं। इस तरह से उन्हें ये मालूम होगा कि वाहन उनकी तरफ आ रहा है या उनसे दूर जा रहा है। एक और बहुत बढ़िया चीज है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। लेजर पानी के क्लियर टैंक के एक तरफ होना चाहिए। इसे पानी की तरफ पॉइंट करें और आप इसे पानी के बीच से धीरे धीरे गुजरते हुए देख पाएंगे, क्योंकि पानी में भारी पार्टिकल्स हैं। वे एक तरह से लेजर बीम को फंसा लेते हैं। जैसे जैसे आप पानी का फ्लो घटाते हैं, लेजर लाइट तब भी जेट के अंदर रहती है, कम से कम तब तक जब तक आप पानी का फ्लो पूरी तरह से बंद नहीं करते, तब ये पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। क्या आपने खुद को कभी वेटलेस बादलों पर उड़ते हुए इमेजिन किया है? मेरा मतलब है कि बादल आरामदायक, कोजी और बेहद हल्के तो नजर आते हैं, लेकिन एक एवरेज क्यूमुलस बादल जो नीचे से समतल होता है और रुई की तरह दिखता है, उसका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है। ये वजन उतना ही है जितना दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का वजन पूरी तरह से यात्रियों और कार्गो से लोडेड होने पर होता है। ऐसे तो मिट्टी में कोई हलचल नजर नहीं आती, लेकिन असल में ये जीवन से भरपूर है। अगर आप एक चाय की चम्मच जितनी मिट्टी लें, तो उसमें हमारे ग्रह पर मौजूद लोगों की आबादी से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। एल्गी, बैक्टीरिया, अर्थवर्म, माइक्रोस्कोपिक कीड़े, माइट, फंगी और कई दूसरे जीवों समेत लाखों प्रजातियां और अरबों ऑर्गेनिजम्स धरती पर किसी भी तरह बायोमास के सबसे बड़े कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस में अपनी जगह ढूंढने के लिए जानवर हमारे ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब जमीन पर चलने वाली प्रजातियां खो जाती हैं, तो संभव है उन्हें आसानी से घर लौटने का रास्ता ना मिले, लेकिन समुद्री जीव ये कर सकते हैं। सामन मछली या समुद्री कछुए जैसे कुछ जीवों में हमारे ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड को पहचानने की क्षमता होती है। वे इसे अपने निजी नेविगेशन सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते हैं। ओशियन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि ये धरती पर मुख्य ऑक्सीजन टैंक है? नहीं, ये रेन फॉरेस्ट नहीं है जैसा आपको लगा होगा। ओशियन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। असल में इसके लिए हमें सीवीड और प्लैंकटन जैसे प्लांट बेस्ड मरीन ऑर्गेनिजम्स और बाकी फोटोसिंथेसाइजर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए।
ये सभी समुद्री पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। वे पानी, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके शक्कर और ऑक्सीजन के रूप में एनर्जी पैदा करते हैं। मछलियों के गिल्स और फिन्स होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन नहीं होती। इसके बजाय उनमें हड्डियों की एक सीरीज होती है जो उनके स्कल और शोल्डर के गिर्डल को कनेक्ट करती है। इसकी एक वजह यह है कि अगर उनकी गर्दन होती तो उनके लिए आगे पीछे हिलती गर्दन के साथ तेजी से तैरना काफी मुश्किल होता। साथ ही जैसे ही किसी मछली जैसे जीव की गर्दन निकल आती तो विज्ञान अपने आप उसे दूसरे जीवों के समूह में दर्ज कर देता। इसका मतलब है कि ऑफिशियल डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी जीव की गर्दन है तो उसे मछली नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों को रिकॉर्ड करने पर जो सबसे पुरानी गर्दन मिली है वो एक अजीब से जीव की है जो 37.5 करोड़ साल पहले जिंदा था। ये आधा मछली और आधा टेट्रापॉड था, जो कि 4 टांगों वाले जानवरों का वैज्ञानिक नाम है। हम जितना समझते हैं इंसानी शरीर उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। हमारा पेट कई मुश्किल चीजों को भी गला सकता है, जैसे रेजर ब्लेड, वो भी काफी कम समय में, यानी स्टमक एसिड में डूबने के 2 घंटे के अंदर। वैज्ञानिक एसिड्स को 0 से 14 के स्केल पर रैंक करते हैं। जैसे जैसे पीएच लेवल कम होता है, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आमतौर पर हमारे स्टमक एसिड का पीएच 1.0 से 2.0 के बीच होता है, यानी पीएच स्तर के हिसाब से ये काफी स्ट्रॉन्ग है। जब हम हीलियम को बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, यानी एब्सोल्यूट 0 से कुछ डिग्री नीचे -273 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये सुपर फ्लूइड में तब्दील हो जाता है। मतलब ये बिना किसी फ्रिक्शन के फ्लो करेगा। गैस ग्लास से ऊपर उठकर उसके किनारों से बह सकेगी। ये आपके कंटेनर में मॉलिक्यूल जितने छोटे छेदों को भी खोज लेगी और उनमें से लीक होने लगेगी। इस स्थिति में हीलियम असल में ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर सकता है। हीलियम जन्मदिन की पार्टी में आम मेहमान होता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम बलून के जरिए मुंह से इसे अंदर खींचते हैं तो हमारी आवाज कितनी पतली और तेज हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हीलियम असल में आपकी आवाज की पिच में कोई गड़बड़ करता है। आमतौर पर जब आप बात करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड एक तय रेट या फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जब वे मूव करते हैं तो ये वॉइस बॉक्स में मौजूद हवा को पुश करते हैं। जब ये हवा मूव करती है तो ये एक साउंड वेव क्रिएट करती है, जिसे आपके पास खड़ा सुनने वाला अपने कानों से रिसीव करता है। तो जब आप हीलियम को अंदर खींचते हैं तो वो वाइब्रेशन के रेट पर असर नहीं डालता, जो आपकी आवाज की पिच और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का काम करती है। ये आपके आवाज की क्वालिटी या आपकी टोन के कलर पर असर डालता है। म्यूजिशियन इसे टिम्बर कहते हैं। कई तरह के टिम्बर होते हैं और इन्हीं की वजह से आप एक ही नोट पर बजने वाले एक गिटार और पियानो के बीच अंतर पहचान सकते हैं। उसकी पिच तो समान होती है पर टोन यानी टिम्बर नहीं। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर कई तरह की फ्रीक्वेंसीज का मिश्रण होता है और जब आप हीलियम को मुंह से अंदर खींचते हैं तो हाई पिच वाली टोन वोकल ट्रैक्ट में ज्यादा गूंजती है, जिसकी वजह से उस पूरे मिश्रण में वे सबसे तेज हो जाती है। ऐसे में लोअर टोन कम गूंजेगी, इसीलिए आपको वो मजेदार पतली आवाज सुनाई देती है। ये मानना तो काफी मुश्किल है कि आपने पास खड़े पोलर बेयर को नहीं देखा, लेकिन ये सच है। इंफ्रारेड कैमरा भी बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ पाते हैं। थर्मल कैमरे किसी चीज से निकलने वाली गर्मी को इंफ्रारेड के रूप में डिटेक्ट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा दूर हो जाइए क्योंकि पोलर बेयर गर्मी को कंजर्व करने में माहिर होते हैं। वे अपनी स्किन के नीचे ब्लबर की मोटी परत की वजह से गर्म रहते हैं। साथ ही उनके शरीर पर एक घना फर का कोट होता है जो उन्हें आर्कटिक में बेहद ठंडे दिनों को झेलने में भी मदद करता है और इंफ्रारेड कैमरों के पास से बिना डिटेक्ट हुए गुजरने में भी। बारिश हमेशा जमीन को गीला नहीं करती। ऐसे कई गर्म और सूखे इलाके हैं जहां बारिश जमीन तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती है। इसे फैंटम रेन कहा जाता है। आपको आकाश में बारिश की बूंदों की घनी परतें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता और नीचे रहने वाले जीवों के लिए जरा भी पानी नहीं पहुंच पाता। जब आप चूहों को गुदगुदी करते हैं तो वे हंसते हैं। जब उन्हें गुदगुदी की जाती है तो वे ज्यादातर दांत निकाल कर हंसते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट में जब वैज्ञानिकों ने उनको गुदगुदी की तो वे खेलने की मुद्रा में उनके हाथों के पीछे भी दौड़े। सभी ग्रेट एप्स जैसे गोरिल्ला, ओरांगुटान, बोनोबोज और चिंपांजी शामिल हैं। इन्हें भी गुदगुदी होती है और आमतौर पर वे गुदगुदाने पर इंसानों से काफी मिलती जुलती हंसी की प्रतिक्रिया देते हैं। पेंगुइन, कुत्ते, मीरकैट्स और कई अन्य जीव भी इसे पसंद करते हैं।